मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुंग जी, भाजपा के प्रदेश महासचिव श्री विश्वप्रिय रॉय चौधरी जी, ग्रेट कुछ बिहार पीपल्स एसोसिएशन के चीफ पैट्रन महाराजा अनंत राय जी, यहां के हमारे अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद जी, श्री मनोज टिग्गा जी, श्रीमान रविन्द्र जी, श्रीमान जॉन बारला जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, আমার প্রিয় ভাই और বোনেরা, আমি জানি আপনারা চায়ওয়ালা, আমিও চায়ওয়ালা। আপনারা চা উৎপাদন করেন, আমিও ছোটবেলায় চায় বিক্রি করতাম। আপনাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চাই, তাই আপনাদের आशीर्वाद चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस मंच के चारों तरफ दूर दूर तक ये जो नजारा देख रहा हूं, ये लोगों का उमंग और उत्साह देख रहा हूं। दिल्ली में बैठ करके मुझे भी अंदाज नहीं आ सकता है कि परिवर्तन की ऐसी एक आंधी यहां आई है। जिन लोगों ने पिछली बार परिवर्तन 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 कह करके यहां के लोगों को गुमराह किया था, ये जनता जनार्दन आज उनका हिसाब चुकता करने का संकल्प करके बैठी है। पिछले चुनाव में तो हम सुनते थे, मां माटी मानो। अब क्या सुना 5 साल तक? मां माटी मानुस नहीं, एक ही बात सुनते रहे, मौत मौत और मौत। मां माटी मानुस की जगह ये पश्चिम बंगाल में मौत ने ले ली है। मुझे अभी बताया गया, कल ही चाय बागान में मजदूरी करने वाले हमारे 2 साथियों की मौत हो गई। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर कारण सरकार का उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार। चाय बागान के नाम पर कंपनियों के साथ मिली भगत करके अपनी राजनीति चलाना
और आपने देखा होगा नारदा, नारदा मालूम है ना? टीवी पे आया, टीवी पे ये मां माटी और मानुष वाले मनी ले रहे थे, मनी। और कैमरा के सामने और काम के बदले में आप पैसे दे दो, आपका काम हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इतना तो कम पड़ेगा, काम बहुत बड़ा है, जरा ज्यादा देना पड़ेगा। कोई ये तो कह रहा है इस बार तो इतना दिया, अगली बार कितना दोगे? ये मां माटी मानुष कभी मौत सुनाई देता है, कभी मनी का कारोबार सुनाई देता है। मेरे भाइयों बहनों, क्या पश्चिम बंगाल ने ये मौत और मनी के लिए परिवर्तन लाया था? और मैं तो हैरान हूं, जब पिछली बार दीदी यहां चुनाव लड़ रही थी तो लग रहा था कि 34 साल तक लेप वालों ने जो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश करेगी। लेकिन उन्होंने जो काम किया था उसी को आगे बढ़ाया और बर्बादी ले आए और बदनामी ले आए और नई मुसीबतों को ले आए। भाइयों बहनों, चुनाव के अंदर जब राजनीतिक दल मैदान में उतरते हैं तो देश की जनता की अपेक्षा रहती है कि पार्टियां ये बताएं कि उन्होंने पानी के लिए क्या काम किया, कितने पाइपलाइन डाले, कितने हैंडपंप डाले, कितने तालाब खुदवाए, कितनी नहर बनवाई। अगर सरकार के लोग जाते हैं चुनाव के मैदान में तो उनकी जिम्मेवारी रहती है कि वो बताएं कि स्कूलें कितनी खुली, नए बच्चे कितने स्कूल में आए, कॉलेज कितनी खुली, एजुकेशन के लिए क्या काम किया। दार्जिलिंग जो कभी शिक्षा का बहुत बड़ा नाम बन सकता था, उसको बर्बाद किसने किया। भाइयों बहनों, मैं सुनकर के हैरान हूं। चर्चा क्या चल रही है? कितनी स्कूलें बनाई, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। कितने अस्पताल बनाए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। गरीबों को कितने घर दिए, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। कितने किलोमीटर गांव को रास्ते दिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि लेप वाले कहते हैं कि दीदी आपके राज में इतने बलात्कार हुए, तो दीदी कहती है अरे तुम्हारे राज में इससे भी ज्यादा बलात्कार हुए थे। लेप वाले कहते हैं कि तुम्हारे राज में इतने लोग मरे, तो दीदी कहती है तुम्हारे समय इतने मरे थे। लेप वाले कहते हैं कि तुम्हारे यहां इतने बम बना दिए जाते हैं, तो दीदी कहती है तुम्हारे समय में इतने बम बनाए जाते हैं। लेप वाले कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार होता है, तो दीदी कहती है कि तुम्हारे समय इतना भ्रष्टाचार होता था। मैं हैरान हूं भैया,
क्या ये दोनों लोग बलात्कार किसके ज्यादा हुए उसकी बात करेंगे कि माताओं बहनों के रक्षा की बात करेंगे? किसके जमाने में कितने मरे थे, इसी के ब्लेम गेम चलता रहेगा कि नए अस्पताल कितने बने, इसकी चर्चा होगी। बम कितने बने, इसी के लिए दोनों कौन ज्यादा बम बनाता था वो लड़ेंगे कि बंगाल की जनता को बम बंदूक और पिस्तौल की दुनिया से कौन बचाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों, बंगाल ने ये दोनों विकराल चेहरे देख लिए हैं, दोनों विकराल रूप रंग देख लिए हैं, ये दोनों के तौर तरीके आपने देख लिए हैं। मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, क्या जमाना था बंगाल का। एक जो बंगाल सोचता था तो हिंदुस्तान को बंगाल जो सोचता था उसी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता। अंग्रेज भी आए तो उन्होंने अपने लिए सबसे अच्छी जगह कहां चुनी, तो बंगाल चुनी थी। वो बंगाल आने के लिए लालायित हुए थे क्योंकि बंगाल इतना ताकतवर था, इतना प्रगतिशील था, इतनी उसकी ग्लोरी थी। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने, लेफ्ट ने और अब दीदी ने बंगाल को बर्बादी के ऐसे नए नए रूप दिखाए हैं कि अब अगर बंगाल को बचाना है, आपका भविष्य मेरे नौजवान भाइयों, आपका भविष्य इन दोनों के हाथ में सलामत नहीं है। ये लेफ्ट हो या दीदी हो, ये आपका भाग्य सुरक्षित नहीं कर सकते। और मैं तो हैरान हूं, एक ऐसी मुख्यमंत्री, जब भारत सरकार बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए मीटिंग बुलाती है जिसमें राज्यों की भलाई के लिए चर्चा होती है, राज्य अपनी बात रख सकते हैं, ये दीदी को दिल्ली में मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं मीटिंग में बुलाते हैं तो मीटिंग का बहिष्कार करती है, आती नहीं है। अगर आग आकर के आपको भारत सरकार से क्या शिकायत है जरा हमको बताती, भारत सरकार से आपको क्या चाहिए हमको बताती, लेकिन नहीं, मोदी ने मीटिंग बुलाई है, मैं नहीं जाऊंगी। बंगाल का नुकसान हो तो हो, बंगाल बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बंगाल के नौजवानों का भविष्य तबाह हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं मुख्यमंत्री ऐसी अपने आप को मानती हूं कि मैं प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी नहीं जाऊंगी। लेकिन ममता दीदी मोदी की मीटिंग में तो आने से कतराती है, लेकिन जब भी दिल्ली आती है सोनिया जी से जरूर मिलती है। ये नाता हमें समझ में नहीं आता है। यहां तो लेफ्ट और कांग्रेस वाले मोर्चा लगाए बैठे हैं, लेकिन जब दीदी दिल्ली आती है तो सोनिया जी का आशीर्वाद जरूर लेती है और बराबर एक दूसरे के पास खड़े रह करके हंसते हुए फोटो भी निकलवाते हैं। अब आपको समझ आया ना कि इनका गठबंधन कैसा है। जो लोग मिले हुए हैं वो आपका भला करेंगे क्या?
ये जो लोग मिले हुए हैं वो आपका भला करेंगे क्या? भाइयों बहनों, इनको बंगाल की चिंता नहीं है, उनको बंगाल के नौजवानों की चिंता नहीं है। आप मुझे बताइए, ये हमारे चाय बागान कानूनन चाय बागान के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां के लोगों की मुसीबतों को सुनने के लिए एक अब दफ्तर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कानून में है कि नहीं है? राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? क्या एक भी चाय बागान है कि जहां पर इस प्रकार से चाय के गरीब लोगों की व्यवस्था के लिए कोई अफसर हो, कोई सुनवाई हो, कोई दफ्तर हो, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? अगर जो आपका सुनना नहीं चाहते ऐसे लोगों को अब आप बंगाल की सरकार में से घर भेज दीजिए। भाइयों, मैं दिल्ली से बार बार इस विषय को कहता रहा, आखिरकार मुझे हमारे मंत्री निर्मला जी को यहां भेजना पड़ा। पहली बार भारत सरकार का मंत्री चाय बागानों में गया, चाय बागान के मेरे मजदूरों के साथ बैठा, उनकी समस्याएं सुनी और बाद में मुझे कठोर निर्णय करना पड़ा कि इन चाय बागान के मजदूरों की भलाई के लिए चाय बागान की कंपनियों को एक्वायर करने का निर्णय करना पड़ा ताकि उनका भला हो। लेकिन ये ममता दीदी की सरकार देखिए, वो ये मालिकों से ऐसी मिली हुई है कि दोनों मिलकर के कोर्ट में चले गए और स्टे ले आए। आपका मैं कल्याण करना चाहता था, उसमें भी रुकावट डाल दी गई। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मैं गरीबों के कल्याण के मेरे काम को कभी रुकने नहीं दूंगा। मजदूरों की भलाई के काम को कभी थमने नहीं दूंगा। भाइयों बहनों, ये मेरा फैसला है और ये होके रहने वाला है। भाइयों बहनों, यहां पर एक भ्रष्टाचार का भयानक रूप चुनाव के समय कलकत्ता के अंदर एक ब्रिज गिर गया, अनेक लोग मर गए। मुझे बताइए, अगर कोई मरता है तो कोई मुखिया वहां पहुंचता है तो पहला काम क्या करता है? मरने वालों को बचाने की कोशिश करता है, डॉक्टरों की व्यवस्था करता है, इंजर्ड लोगों को ले जाने की व्यवस्था करता है। दीदी ने क्या किया? वहां पहुंचते ही पहला काम, ये तो लेप वालों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अरे लेप हो राइट हो, अरे वो मर रहा है, पहले उसकी तो चिंता करो दीदी। अरे मौत की तो इज्जत करो। लेकिन उनको तो कुर्सी ऐसी नजर आती है कि उनको मरे हुए लोग नजर नहीं आते थे, लेप वाले नजर आ रहे थे और वहीं पर ब्लेम गेम शुरू कर दिया। और बेशर्मी देखो, इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं जरा दीदी को पूछना चाहता हूं कि आप कहती हो कि ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट तो लेप वालों ने दिया था, मुझे बताइए, जिस दिन ये ब्रिज का काम पूरा हो जाता, बन जाता और उसका उद्घाटन करने के लिए आप जाती,
तो आप क्या बोलती दीदी बताओ? आप ये बोलती कि लेप वालों ने ब्रिज बनाया, मैं उनका अभिनंदन करती हूं, ऐसा बोलती क्या? आप ये कहती कि देखो मैंने आपके लिए ब्रिज बनाया और आप रिबन काटती, दिया जला देती। लेकिन अब जब गिर गया तो ये मां माटी मानुस भाग रहे हैं, मौत दिखाई दे रही है। ये मनी और मौत का कारोबार है कि विवेकानंद सेतु टूट गया। भाइयों बहनों, यहां तो एक सिंडिकेट चलता है, सिंडिकेट। वो सिंडिकेट का ऐसा जाल है, कभी कभी तो लगता है कि सिंडिकेट के नाम पर ही यहां के सारी तंत्र को इन्होंने दबोच के रखा हुआ है। यहां पर भी सैंडलवुड की सिंडिकेट चलती है, सैंडलवुड की। और मैं इलेक्शन कमीशन का आभारी हूं कि जैसे वहां वो ब्रिज गिर गया तो यहां पर ये सैंडलवुड की सिंडिकेट की गाड़ियां पकड़ी गई और पता चला कि हर साल हजारों करोड़ रुपयों की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, ये सैंडलवुड सिंडिकेट के द्वारा चोरी हो जाती है। जंगलों को तबाह कर दिया जाता है और लुटेरे लूट के चले जाते हैं। और इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। और इसलिए भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहने आया हूं, बंगाल को इन दोनों से मुक्ति दिलाए बिना बंगाल की ग्लोरी वापस नहीं आ सकती। चाय बागान में फिर से रौनक नहीं आ सकती। मजदूरों को अपने हक की चीजें मुहैया नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, यहां पर भारत सरकार गरीब की थाली में चावल आए, इसलिए गरीब की थाली में चावल आए, इसलिए भारत सरकार 27 रुपया 1 किलो के ऊपर 27 रुपया भारत के सरकार के खजाने से खर्च किया जाता है ताकि गरीब को सस्ते में चावल मिल जाए। भाइयों बहनों, यहां पर मजदूरों को पीडीएस सिस्टम का भी जितना लाभ मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है और इसलिए यहां के मजदूर को चावल बाजार में महंगे खरीदने जाना पड़ रहा है। ममता दीदी, अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, एक गरीब का पेट आप खाली रख करके कभी भी आप बंगाल का भला नहीं कर पाओगे। भाइयों बहनों, हमारा देश हमेशा हमेशा हमारे गोरखा भाइयों के लिए गर्व करता आया है। आज भी कहीं पर भी भरोसा करना हो तो लोग कहते हैं भाई हमारी मिलकत संभालनी है तो गोरखा लड़का होगा ना तो कभी कोई मुश्किल नहीं, अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आने देगा। देश की सीमाओं की रक्षा करनी है तो देश को भी लगता है
अरे एक गोरखे का जवान खड़ा होगा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है ये मेरी भारत मां को छू सके। अपने त्याग से, तपस्या से, समर्पण से, बलिदान से ये हमारे गोरखा भाइयों ने इस देश की रक्षा की है। शान बान शान में उन्होंने बढ़ोतरी की है। लेकिन उनको जितने वादे किए गए, वादे किसी ने पूरे ही नहीं किए। हर कोई उनसे धोखा करता रहा। बहुत सालों से उनके गोरखा कम्युनिटी की 11 बिरादरी उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में, एसटी में जगह देने के लिए वादे सबने किए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे भाइयों बहनों, बुजेल, गुरांग, मंगर, नेवार, जोगी, खास, राई, सुनवार, थामी, पाखा, धीमाल, इन सबको एसटी में लाने के लिए दिल्ली में आपने जिसको बिठाया है उसने काम शुरू करवा दिया। भाइयों, मैंने कहा था बांग्लादेश से जो शरणार्थी बनकर के आए हैं, जिनको मजबूरन बंगाल देश छोड़ करके आना पड़ा है, उनका गुनाह यही था क्योंकि वो उस धर्म को मानते थे जिसके कारण उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनका जीना मुश्किल हो गया था और उनको तो भारत के दलाल कहा जाता था, भारत के चाटुकार कहा जाता था, चप्पे चप्पर पर उनकी अपमानित किया जाता था। और इसलिए बेचारे सम्मान के खातिर बांग्लादेश छोड़कर के अपनी भारत माता की गोद में वापस आए। बेटियों पर जुल्म होते थे, बेटियों की इज्जत के लिए वो अपना घर बार छोड़ करके आए। और मैंने कहा था इनका कोई गुनाह नहीं है, एक घुसपैठिए नहीं है, ये मजबूरन आए हैं और भारत सरकार उनके हकों की रक्षा करेगी। वो भारत मां की गोद में आए हैं, उनकी रक्षा करेगी। और मैंने कहा था इसकी जिम्मेवारी सिर्फ आसाम के ऊपर नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ पश्चिम बंगाल के ऊपर नहीं होगी, सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी देकर के ऐसे परिवारों की चिंता की जाएगी। और वो वादा भी मैंने कानूनन प्रक्रिया के द्वारा पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। और जो घुसपैठिए आकर के आपका हक छीन रहे हैं, उन घुसपैठियों को वापस जाना ही पड़ेगा, घुसपैठियों को वापस जाना ही पड़ेगा। हमारे देश के जवानों को रोजगार चाहिए, रोजगार का हक उनको मिलना चाहिए और ये काम हमारी सरकार करके रहेगी। भाइयों बहनों, मैं इस चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दलों को विजयी बनाने के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आया। अब चुनाव के दिन दूर नहीं है, अब सच्चे अर्थ में ऐसे बटन दबाइए कि बंगाल मुसीबतों से मुक्त हो जाए। भाइयों, मुसीबतों से मुक्त हो जाए, मौत और मनी के खेल से मुक्त हो जाए। शारदा चिटफंड, ये पैसे किसके गए भाई? अमीरों के गए क्या? शारदा चिटफंड में गरीबों के पैसे गए कि नहीं गए? मजदूरों के पैसे गए कि नहीं गए? वो पैसे वापस मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? जिन्होंने आपका पैसा लूटा है वो जेल में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनकी जिंदगी जेल में बीतनी चाहिए कि नहीं बीतनी चाहिए? और अगर दीदी उनको बचाती है तो दीदी को घर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? शारदा वालों को अगर दीदी बचाती है
तो उनको भी तो, दीदी को भी तो घर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? और ये लेप वाले कांग्रेस वाले जिन्होंने 34 साल तक मौत का खेल खेला है, क्या फिर से वो मौत का खेल देखना है? यहां फिर से बर्बादी देखनी है? भाइयों बहनों, आपने बर्बादी बहुत देखी है, आपने बर्बादी बहुत देखी है। एक बार, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल के लिए हमें अवसर दीजिए, हम बताएंगे कि सरकार कैसी होती है। हम जहां जहां सरकार में बैठे हैं, उस राज्यों में विकास हुआ है। मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, झारखंड देखिए, गोवा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, गुजरात देखिए, राजस्थान देखिए, आज हरियाणा देखे, पंजाब देखे, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका मिला है, वहां एक ही काम हुआ है, विकास, विकास और विकास। मैं आपसे विकास के लिए वोट मांगने आया हूं, बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया हूं, नौजवानों की कमाई के लिए वोट मांगने आया हूं, बुजुर्गों की दवाई के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं, गांव को सड़क मिले इसलिए वोट मांगने आया हूं, घर में बिजली आए इसलिए वोट मांगने आया हूं, आपको पीने का अच्छा पानी मिले इसके लिए वोट मांगने आया हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कल्याण करने के लिए हमें वोट दीजिए, इस एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हृदय से हार्दिक अभिनंदन हमारा प्रधानमंत्री जी को।